अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात से बात तक का पॉडकास्ट हाजिर है। बहुत रोज़ बाद, ग़ालिबन एक हफ़्ते बाद मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि K21 के प्लेटफॉर्म ने इस चीज़ का एहसास किया है कि सोशल मीडिया की इमर्जेंस है, उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। और हमारे टेलीविज़न पे आप जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आते तो उसकी सर्कुलेशन इतनी नहीं होती। इसी वजह से हमने ये सोचा है कि वीक में एक या दो दफ़ा हम आपके सामने बात से बात तक, मैं या मेरे और जितने भी साथी हैं, कोलीग्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो आपके सामने करंट अफेयर्स के मौज़ूआत पर लेके, और जो इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार जो नुमाया होकर आया है और बैनुल-अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान को जो एक पज़ीराई मिल रही है। जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त तेहरान में हैं, ईरान के अंदर गए हुए हैं। उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अब्बास अराग़ची साहब ने उनका वेलकम किया है। याद रहे कि ये डेवलपमेंट उस वक्त आ रही है कि जब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर रहा है कि दूसरा अमन का मुआहदा हो, अमन का राउंड हो। और कल आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स गोइंग टू इस्लामाबाद। तो उन्होंने तो बहरहाल ये सारी बातें कर दी हैं। लेकिन आज उस शख्सियत को मैंने दावत दी है। ये एक सियासी शख्सियत है और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरपर्सन हैं दानिश छन्ना साहब। इनका एक किरदार है सियासत, इन 15 सालों से इनकी ये पार्टी जो है रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के अंदर एक प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं यही सोचा कि जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से हमारे पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, एक तो ये, और ख़ुद इनकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है पाकिस्तान को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब, कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्लेटफार्म पे मदऊ किया। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई और जिसको इलेक्शन निशान अलाट किया गया वो है टॉर्च। इस पे हमने 2012 से सफ़र स्टार्ट किया है। अब 2025 हो चुके हैं। अब इसमें हमने इस सफ़र को कराची से लेकर वज़ीरिस्तान तक, वज़ीरिस्तान से लेकर कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी आज़ाद कश्मीर AJ भी रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में। अब बदकिस्मती ये है कि जब आपने अल्लाह के साथ तिजारत करनी होती है तो वहाँ हमारी कौम का बड़ा फुकदान होता है, वहाँ कम साथ देती है। और जहाँ शैतानी अमल दोहराया जाता है, जो कि 78 साल से इस मुल्क का खून पसीना चूसा जा रहा है, और वहाँ कौम राज़ी भी है, खुश भी है, जिसकी मिसाल आपके सामने कराची खंडर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इतने सालों से दौरे इक़्तिदार में रहने के बावजूद हम कराची को ठीक नहीं कर सकते, तो सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। अब उसकी मिसाल हम अगर पंजाब में लेके जाते हैं तो 50% पंजाब सिंध से आगे है। और अगर मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जो जिसका काम होता है वो बोलता है। और इसी तरह बाकी 2 सूबे हैं, उसमें भी यही रवश जो हमारी सिंध के साथ है, वहाँ भी यही है। लेकिन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि अल्लाह की धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लाह की धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी मैदान अमल में निकली है, जिसके लिए एक कौम, एक मुल्क, एक कानून, एक निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। आपने बात की है, आपकी जो जमात है वो एक मजहबी तंजीम भी है? नहीं, अच्छा, मजहबी नहीं है। मजहबी नहीं है। मजहब से अगर मजहबी होती, क्योंकि आप 78 साल का पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, मजहबी पार्टीज़ बहुत हैं, नारा भी लगाती हैं, इक़्तिदार में भी आई हैं। मुझे ये बता दिया जाए कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की? और उसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या? निज़ाम मुस्तफ़ा ये है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इंसानियत को जब यहाँ पैदा करके ज़मीन के अंदर भेजा, तो इंसानियत के जो उन्होंने एक रूल्स रेगुलेशन तय किए, उसको कहते हैं बुनियादी हक।
जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा हमें बुनियादी हक़ देता है, हमारे बुनियादी हक़ को गज़ब किया जा रहा है। साहब बहुत आपने अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन आपने कहा ना किसी सियासी जमात ने माजी में ऐसी बात नहीं की है, सियासी और मजहबी जमात ने, किसी ने भी नहीं की। अच्छा, लेकिन नाम मुख्तलिफ कर दीजिए। बात तो एक ही जैसी है, रियासत मदीना की गुफ्तगू की गई है, जो हमारी मजहबी सियासी तंजीमें हैं वो शरीयत की बात करती हैं, उनकी बातों में और आपकी बात में कोई फ़र्क क्या है? मेरी बात में फ़र्क ये है कि सूरत तबारक को आप देख लें। अब तबारकल्लज़ी बैदल मुल्क वहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लूकुम व आयाकुम ahsanu अमलन वहुव अज़ीज़ुल गफ़ूर। मेरा तर्ज़ अमल यही है। और इस अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी मौत इसीलिए पैदा की ताकि वो हमें पहचान सके और कौन साबित कदम रहता है। तो यहाँ साबित कदम तो कोई है नहीं, आपका और हमारा खून चूसने के लिए बैठे हुए। हम टैक्सेस क्यों अदा करते हैं? जब हम यहाँ टैक्सेस अदा करते हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए टैक्सेस अदा करते हैं, तो हमें उसका रिटर्न मिलता क्या है? सवाए रिसवाई के, थाने के चक्कर लगाने के, कचहरियों के चक्कर लगाने के। ना यहाँ अदल हमें मुयसर नज़र आ रहा है, किसी इंसान को न कोई इंसाफ मिलता है। आप कोर्ट में जाए, कोर्ट की नोक के नीचे आपको 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जो है 200 रुपए में मिलता है। ये इंसाफ है हमारे मुल्क का। आपने जो जितने ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं, ये हकीकत है। इससे हर पाकिस्तानी जो है वो हर रोज़ गुजर रहा है, और जुल्म व ज़्यादती अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो थोड़ा बहुत जो ये एक डिस्पॉन्डेंसी है, मायूसियाँ हैं, इन्हीं वजह से है। अच्छा, हल जो है ओवरनाइट तो नहीं आ सकता, हल के लिए एक अमल है, एक प्रोसेस है। आपकी जमात के पास ऐसे क्या मैनिफेस्टो है जो दीगर और सियासी जमातों के पास नहीं है? देखिए, मैनिफेस्टो सबका बेहतर होता है। मैं किसी के मैनिफेस्टो की बात नहीं करूँगा, मेरी अपनी बात है। देखिए, मेरा कौल अगर फेल में तजाद आ जाए, मैं उस मैनिफेस्टो को क्या करूँगा? मेरे कौल फेल में तजाद है। यहाँ 78 साल से इधर जो भी चीज़ें हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। जब सब्ज़ बाग देखा के पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं, किसी ने आम रवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की? नहीं। अगर वहाँ बात होती है, आते ही 2-3 इजलास हो जाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, अपने जो उनके एजाज़ात हैं उनको बढ़ाया जाता है। बाकी अवाम खड्डे में जाए, जब अवाम खड्डे में जाए, अभी आप इसमें पेट्रोल का आप सिनेरियो देख लें। अब पेट्रोल के हवाले से जब अचानक आपको रातों ही रात आपके ऊपर 500 रुपया ऊपर थोप दिया जाता है, और जो 280 रुपये से बढ़ा के 520 रुपये लीटर अब जब आपको फराहम किया जाएगा, इसकी वजह क्या है? आपने जब खुद कहा है, मैं इन चीज़ों की गवर्नमेंट की मजम्मत करता हूँ जो आवाम का खून पसीना चूस रही है, जब खुद कहा है कि हमारे पास 1 महीने का ज़ख़ीरा मौजूद है, जब आपके पास 1 महीने का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो अचानक रातों ही रात आपने 250 रुपया ऊपर बढ़ाने की आपको कहाँ से नौबत आ गई? वो नौबत ये थी जो कि आपको IMF ने एक टारगेट दिया था, आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने अवाम के ऊपर जो है नज़ला फेंक दिया। अगर आप इस तरह के अवाम के ऊपर नज़ला फेंकते जाएंगे तो पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और वो अवाम का साथ देगी। अवाम की आम रवाजी ज़िंदगी जहाँ भी मफलूज होगी, जहाँ भी अवाम के ऊपर जुल्म होगा, वहाँ पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी खड़ी होगी। और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के मंशूर में फ़र्क ये है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, अमल करते हैं। जब इक़्तिदार आएगा, जब हम उस पोजीशन पे पहुँचेंगे तो अल्लाह करेगा और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इन 22 करोड़ अवाम को इस मुल्क के अंदर अपने हकूक़ जो है, बुनियादी हकूक़ से कभी भी महरूम नहीं करेगी और उनको अपने हकूक़ दिलाएगी, ताकि अवाम जो इस वक्त इस मुआशरे में 78 साल से अवाम कोई रोज़ी की तलाश में, ठीक है, रोज़ी की तलाश में है, कोई अपनी आम रवाजी ज़िंदगी उनकी मफलूज बन के रह गई है, वो अपना गुज़र सफ़र नहीं कर सकता, कत्ल व गारत बढ़ गई है, डिकेटियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इसका हल क्या है? हल तो बिल्कुल आप कह रहे हैं और तमाम सियासी जमातें निकालना चाहती हैं। आप ये कहेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे तब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अच्छी बात है और यही सब सियासी जमातों को करना भी चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में अभी कहाँ है आपकी जमात? अवाम के अंदर कहीं आप कोई एहतजाजी जलसे करते हैं, कोई सियासत के अंदर आप लोगों ने लोगों को कितना ये अब मेरा मोबिलाइज किया हुआ है? सवाल पूरा सुन लीजिएगा, आपने कितने लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है? आपके क्या
آپ کی پیغام رسانی صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اس کے لیے ورکنگ کیا ہو رہی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. جو آپ نے پہلے مجھے کہا نا آپ کے منشور میں فرق کیا ہے, اور میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. نظر اسی لیے نہیں آ رہا کہ میں روڈوں پہ نہیں جاتا. ہمارا مقصد پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا یہ ہے کہ عام رواجی زندگی کو مفلوج نہیں بنانا, صحیح, اور ہمیں شٹر بند ہڑتالیں نہیں کرنی, ہمیں روڈ بلاک نہیں کرنے, ہم اس طرح کی کوئی ایسا جو ہے ہتھیار استعمال نہیں کرنا جس میں عام رواجی زندگی مفلوج رہ کے جائے. اب ادھر گھر سے کوئی روٹتا ہے, روڈ بلاک کر دیتا ہے, کتنے لوگ اذیت میں آ جاتے ہیں, کوئی کیا کر دیتا ہے, کوئی کس طرح کے احتجاج کرنے کے یہ طریقے نہیں ہیں. مہذب طریقے بہت ہیں. اگر آپ مہذب طریقے سے نہیں کر سکتے تو پر انسانیت کی تذلیل بھی نہ کریں. یہاں اپنے ہم نقصانات جو کرتے ہیں نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہماری ہیں, آپ دیکھیں کب بھی کسی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ کو کتنا نقصان, کروڑوں روپے کا جو ہے آپ کو نقصان اور لاس کس کا ہوتا ہے؟ ہماری قوم کا ہوتا ہے. جب ہماری قوم کا لاس ہوتا ہے تو ہم نعرہ بھی قوم کے لیے لگاتے ہیں, محنت بھی, جستجو بھی, جو سارا کچھ قوم کے لیے کرتے ہیں, اور قوم کے پیسے کو بھی برباد کرتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی کرتے ہیں. ایک غریب بندہ اپنی موٹر سائیکل خریدتا ہے, کتنی تکلیف کے ساتھ وہ خریدتا ہے, آپ ان کی موٹر سائیکل کو جلا دیتے ہو. اگر کوئی بندہ اپنا موبائل کہیں سے بھی لے کر آتا ہے, آپ ان کا موبائل چھین کے چلے جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہوس ہے. یہ ساری چیزیں, ہم پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان چیزوں کے خلاف ہے, اور یہی میرا مقصد ہے. اور جو اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے اور اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ آپ روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے, لوگوں کو اذیت نہیں دینا چاہتے, احتجاجی جلسہ نہیں کرنا چاہتے. احتجاجی جلسہ جو ہے کسی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. جی, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وینڈلزم کی جائے, یا جیسے آپ نے حوالے دیے کہ موٹر بائک چلانا, وہ تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. گراؤنڈ کے اندر کسی ایسے اسپیسیفک ایریا کے اندر کوئی سیاسی جلسہ آپ نے کیا ہے؟ جی, جماعت نے کیا ہے؟ جی جی جی, ہم نے جلسے بھی کیے ہیں, اور ہم نے موٹر بائکس ریلیز بھی نکالی ہیں. ہم نے جب پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی ابتدا کی تھی 2012 میں, جو پاکستان کا ڈیول نظام تھا, کراچی سے لے کر اسلام آباد ہم نے لانگ مارچ بھی کیا, کیونکہ ہمارے پاس میڈیا کا ہتھیار نہیں تھا جو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن ہم نے جو وہاں کر کے دکھایا مہذب طریقے سے, نہ روڈ بلاک ہوا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, اور وہاں 3 دن کی پریس کلب اسلام آباد کے باہر جو ہے بھوک ہڑتال کی گئی, اور ان 3 دن کے دوران جو ہے اس ڈیول نظام کو واپس لیا گیا. تو یہی ہماری اسٹرگل تھی. اور اس کے بعد اب بہت ساری ہم نے ریلیز نکالی ہیں, اور ہم اس طرح کے ایونٹس بہت کر چکے ہیں. اب اصل فقدان یہ ہے کہ ہم میڈیا میں نہیں چھا پائے, کیونکہ میڈیا کی منشا ہم پورا نہیں کر سکتے, اور وہ میڈیا ہمیں جو ہے کوریج نہیں دے سکتی. اصل بات میڈیا کی منشا کیا ہے؟ وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. میڈیا کی بہت منشا ہوتی ہیں. تو کیونکہ میرا بھی تعلق, میں نے کافی عرصے سے تقریباً 2012 سے میرا ایک نیوز پیپر ڈیلی بھٹائی چینل کے نام سے ایک نیوز پیپر میرا چل رہا ہے, اور جس کی سرکولیشن پوری سندھ کے اندر جاری و ساری ہے. سندھی نیوز پیپر ہے. لیکن میرے نیوز پیپر کا کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے کسی سے 5 روپے پکڑے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دانش صاحب, پارلیمانی سیاست کرنی پڑے گی نا. 12-13 کے الیکشنز آپ نے کنٹیسٹ کیا, 18 میں بائیک آؤٹ کیا. جی سر. 24 میں آپ کے کچھ صحت کے ایشوز تھے, اللہ تعالیٰ کو صحت دے. 18 میں بائیک آؤٹ کیوں کیا آپ نے؟ 18 میں بائیک آؤٹ ہمارا اسی لیے ہوا کہ جب فاٹا کا مرجر کی بات ہو رہی تھی, اسلام آباد میں آپ نے دھرنے دیکھے ہوں گے, اس دھرنوں کے دوران پاکستان کنزرویٹو پارٹی دھرنوں کا حصہ نہیں تھی. باقی ان کے جو مہذب طریقے سے جو چیزیں ہوتی تھیں وہاں ان کا حصہ تھی, ان کے فیصلہ سازی میں بھی حصہ تھی, اور 10-12 پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایشو تھا جنہوں نے اٹھایا تھا. ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ فاٹا کو یا 10 دن اس کے ساتھ میچ کر لو, یا اگر آپ اس الیکشن کو ان کے ساتھ میچ کر دو, جب ان بیلنس ہو جائے گی یا حکومت کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے, اس سے بہتر یہ ہے کہ جنرل ایک الیکشن کروایا جائے. ہمارا موقف یہ تھا, جس پہ گورنمنٹ نے نہیں مانا ان کو علیحدہ کر دیا. اسی وجہ سے ہمارا جو بائیکاٹ. اگلے 5 سال میں آپ کی سیاسی جماعت کہاں پہ ہے؟ انشاءاللہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس وقت 37,000 ممبرشپ رکھتی ہے آل اوور پاکستان, اور 10,000 ممبرشپ AJK کے اندر موجود ہے. اور انشاءاللہ اور پورے پاکستان کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن فائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی دھرتی پہ نظام نافذ کروائیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر پاک محمد کا نظام انشاءاللہ گونجے گا, اور وہاں لا الہ الا اللہ کی تقدس کو اتنا بحال کیا جائے گا, اتنا اونچا کیا جائے گا. کیسے کہتے ہیں نا, پاکستان کا مطلب کیا,
ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या 78 साल से पाकिस्तान का मतलब वही हो रहा है। और जिसके मैंने ये अपनी इब्तदा की है, जिसका मैंने क्या कहते हैं ना स्लोगन रखा है, अल्लाह की धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा, एक कौम, एक मुल्क, एक कानून, एक निज़ाम। स्पेसिफिक सवाल आपसे, कराची आपके नज़दीक तरक्की कर रहा है या ज़वाल पजीर हो चुका है? कराची खंडर बन चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका? जी सर। जिम्मेदार कौन है इसका? इसका ज़िम्मेदार हमारी कौम है। वो कैसे? हमारी कौम इसीलिए है, वही मैंने जिक्र किया, 78 सालों से मुझे पता है, मैं दानिश चन्ना इस किस्म का बंदा है। और वो आता क्या करता है, यहाँ बिजनेस कल्चर चलाता है। जब वो बिज़नेस कल्चर करता है, 5 साल के बाद आता है, वो अपना पैसा फेंकता है, पैसे के बुनियादों पे इंसानों के ज़मीर ख़रीदता है, ज़मीर ख़रीद कर वो पार्लियामेंट में जाता है, वो बिज़नेस करता है। वो उसका कोई कौम के साथ सरोकार नहीं होता, ना उनके साथ कोई ताल्लुक़ होता है, ना उनके साथ शहर के साथ ताल्लुक़ होता है। अगर ये आप पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, इनको आप कसूरवार नहीं समझते, आप कौम को समझते हैं जिम्मेदार? अगर कौम अच्छा सही फैसले करने लग जाए, अब मैं इसमें छोटा मिसाल दे दूँ। जब आपके आगे बैरियर लग जाएं, अगर ये दरवाज़ा बंद हो, क्या मैं दरवाजे से अंदर इन हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। जो 2024 की इलेक्शन, जब ये इलेक्शन हो रही थी, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग वहाँ थे जिनका अता पता ही नहीं था, जिनका कोई सिंबल ही नहीं था। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 70-80 कैंडिडेट मौजूद थे, मुझे पता ही नहीं था हसनैन कौन है, फ़िलाँ कौन है, फ़िलाँ कौन है। अगर उसी पे अंगूठा लगता है, 180 सीटें निकल सकती हैं। कौम अगर वहाँ सीधा फैसला कर सकती है, तो क्या इधर फैसला नहीं कर सकती? तो PTI वाले कहते हैं कि उनको जो वोट पड़ा था वो तो किसी और की जेब में चला गया। वोट चला नहीं गया। अच्छा, उसकी वजह है। अच्छा, उसकी वजह है, देखें, मैं किसी की मुखालफत में नहीं हूँ, वो इल्ज़ाम लगा, वो मेरी मजबूरी है। जब आप पाकिस्तान को बेचने की बात करेंगे, जब आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो है तकद्दुस को पैमाल करवाने की कोशिश करेंगे, जब आपका पाकिस्तान उस लेवल नेहज तक पहुँचने के लिए करीब था, जिसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, जिस तरह श्रीलंका हो चुका था, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की दौरान, और इमरान खान साहब, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमरान खान उठता है, रात को उठता है, अपना एक ख़त लिखता है, IMF को कहता है पाकिस्तान को आप लोन न दें। अरे भाई, तू पाकिस्तान के साथ सच्चा है क्या IMF के साथ सच्चा है? तुम अगर पाकिस्तान के साथ सच्चा होता, जो मदीने की रियासत की बात करता, मदीने की रियासत आप करके तो दिखाते। तो आपने पाकिस्तान को बेचने की बात की है। आपने जहां जहां आपको मौका मिला है पाकिस्तान के लिए, आप उनके खिलाफ बात की है। आप किस मुंह से ये कह रहे हैं? लेकिन हमारी कौम फिर भी उसके पीछे है और उनको वोट भी दे रही है, उनको आगे भी लेकर आ रही है। मेरी PTI से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन सच्चाई मुझे आवाम के आगे रखनी है और उनको पता चल, हाँ, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्यों? कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने भी किसी के साथ गलत किया था, अब उनके साथ भी गलत हो रहा है। इस तरह की चीजें की बहरहाल, ये तो एक आपने एक तरह से कहा है, कौम के अंदर एक जो है विश्व सर्कल चल रहा है, गर्दाब के सफर में हम हैं। लेकिन एक मैं बात ये कहूँगा कि उन्होंने अपने जो कॉल जो लीक हुई थी उनकी बानी PTI की, उसमें वो उस वक्त के शौकत तरीन साहब को, जो कि वज़ीर ख़जाना रह चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस वक्त नहीं थे, उनसे ये कहा कि आप सूबाई जो हुकूमत है KP की, उसको ये कहें कि अपने आप को दिखाएं कि वो डेफिसिट में है IMF। और ये एक मुबैना टेप कॉल थी, उस पर PTI वालों ने ये वाला मचाया कि मेरी जो है इनकी कॉल्स क्यों रिकॉर्ड होती थी। पहले ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, आखिरी 2 मिनट रहते हैं, बैनुल-अक़वामी मामला आपके सामने है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के अंदर मौजूद हैं और वहाँ वो उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, और हो सकता है कि दूसरा जो है राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए अमेरिका ईरान के माबैन। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी पाकिस्तान की सिफारतकारी को कैसे देख रही है इस वक्त? आखिरी सवाल। सबसे पहले मैं सैयद आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी इस मेहनत ने मुल्क की तकद्दुस को आसमान तक पहुंचाया, मुल्क के वक़ार को बुलंद किया। जहां हम बाहर जाते थे वहां हमसे हर बंदा मुंह चुरा लेता था, लेकिन अब जहां जाते हैं
तो वहाँ वो गले भी मिलते हैं और पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं। ये पाकिस्तान को उस दुलदुल से निकाल कर उसने मतलब क्या कहते हैं कि एक आला एजाज़ के तौर पे पाकिस्तान को उसने पेश किया है। ये काविशें, ये मेहनत सैयद आसिम मुनीर साहब की हैं और उसकी बहुत बड़ी मेहनत है और उनका किरदार है, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान भी हैं। और ये मेरी पाक फ़ौज के साथ हमेशा उनकी मैं हिमायत में भी हूँ। मैं ना उन क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद पाक आर्मी। अगर पाक आर्मी है तो हम जिंदा भी हैं और हम अपने तक़द्दुस को बहाल भी समझ सकते हैं और सुकून की नींद भी सोते हैं। अगर ये पाक आर्मी इस मुल्क की ये नहीं होती, हमारे साथ भी लेबनान जैसा हशर होता, हमारे साथ भी यमन जैसा हशर होता। ईरान वाहिद एक मुस्लिम कंट्री है, हम एटमी ताकत के होते हुए भी देश अगर वो एक एटमी ताकत भी नहीं है, उसने वो करके दिखाया है, एक सुपर ताकत को घुटने टिकाया। अब उनको सेविंग फेस भी नहीं मिल रही। जो सेविंग फेस अभी उनको मिलने जा रही है वो सैयद आसिम मुनीर की वजह से मिल रही है। अब ये ट्रंप साहब घुटने टेक चुके हैं, जिसकी उनको जो है उनके घुटने नए तरीके से जिंदा करने और उसको डालने के लिए सैयद आसिम मुनीर का किरदार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका दानिश टन्नर साहब, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात से बात तक के पॉडकास्ट में हमने जैसे कहा कि एक पॉलिटिशियन को आज हमने दावत दी है। दानिश टन्नर साहब की सियासी जद्दोजहद से आप बखूबी आगाह भी होंगे। मज़ीद इस पॉडकास्ट को आगे फैलाइए ताकि इनका जो पैगाम है, अगर आप समझते हैं, अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं इनकी पार्टी के पोलिटिकल व्यूज़ को, अब इनके ऊपर है। मैंने ज़्यादा कोई कन्फ्रंटेशनल सवाल इसलिए नहीं किए इनसे क्योंकि हमारा भी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में इंशाल्लाह इनको हम मज़ीद रहमत भी देंगे, कुछ उनके सामने और चीज़ें भी रखेंगे। और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाया। यही आवाम में पाकिस्तान का नारा है, विदाउट रिगार्डलेस ऑफ पोलिटिकल एफिलिएशन। सबका यही नारा है कि इस मुल्क से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है और फौज जो है वो हमारी। बहुत शुक्रिया आपका दानिश टन्नर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, तस्मीन जावेद को बात से बात तक से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में किसी और मौजूद मेहमान के साथ मैं आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।